सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है स्वावलंबी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक कि पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 स्वावलंबी। प्रस्तुत कहानी में स्वावलंबन के महत्व और उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। प्रजा को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य के मंत्री ने कूटनीति का सहारा लिया और प्रजा को स्वावलंबन की आवश्यकता को समझा दिया और उन्हें स्वावलंबी बना दिया। तो बच्चों, स्वावलंबी यानी कि हम किसी और पर निर्भर ना रहे, अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर भरोसा रखें और अपना कार्य स्वयं कर सके। यही होता है स्वावलंबी, यही होता है स्वावलंबन, अपने ऊपर विश्वास, अपना कार्य स्वयं करना, अपनी रक्षा स्वयं करना। तो यही कहानी हमें यही बताती है, इसका महत्व बताती है कि हमें अपने ऊपर विश्वास क्यों रखना चाहिए, साथ ही साथ अपना कार्य किस प्रकार से करना चाहिए कि कोई और हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमला कर सके, हम अपनी रक्षा खुद कर सके। यही पाठ एक मंत्री अपनी प्रजा को पढ़ते हैं। भारत में एक राज्य था हमीरगढ़। हमीरगढ़ का राजा बहुत वीर तथा प्रजापालक था। उसका मंत्री भी बड़ा ही बुद्धिमान और दूरदर्शी था। मंत्री का राज्य प्रबंध ऐसा था कि प्रजा बहुत चैन से रह रही थी। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। तो भारत के एक राज्य की कहानी है जिसका नाम है हमीरगढ़। तो वहां का जो राजा था बहुत ही वीर था, साथ ही साथ प्रजा का अच्छी प्रकार से पालन करने वाला था और साथ ही साथ जो उनका मंत्री था बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही तेज बुद्धि वाला था और दूरदर्शी यानी कि दूर की सोच रखने वाला था। मंत्री ने इस प्रकार में राज्य का प्रबंध किया था, इस प्रकार से व्यवस्था की थी कि प्रजा बहुत सुख शांति से रहती थी वहां पर। मतलब ऐसा था कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, मतलब सभी अच्छे बुरे मनुष्य सब आराम से रह रहे थे, कोई किसी से परेशान नहीं था। अन्याय का कहीं नाम न था। राजा की वीरता की धाक चारों ओर फैली हुई थी। शत्रु उसका नाम सुनकर कांप उठते थे, परंतु मंत्री के चेहरे पर सदा चिंता की रेखाएं खिंची रहती थी। तो राजा भी क्योंकि बहुत वीर था, उनके राज्य में कहीं पर भी अन्याय नहीं था। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी के साथ बुरा व्यवहार हो रहा हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। चारों ओर मतलब राजा का बोलबाला था, जहां तक कि जो उसके दुश्मन थे वो भी उसका नाम सुनकर कांपने लगते थे। लेकिन जो मंत्री था वो हमेशा परेशान रहता था, उसके चेहरे पर हमेशा चिंता के भाव रहते थे। अचानक खुशहाल हमीरगढ़ राज्य में एक डाकू ने आतंक फैला दिया। प्रजा में त्राही त्राही मच गई। इससे मंत्री की चिंता और भी बढ़ गई। उसने जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए, परंतु डाकू बहुत चालाक था। वह आज यहाँ डाका डालता तो 2-4 दिन बाद कोई 20 कोस दूर लूट करता था। तो अचानक से क्या होता है, जो हमीरगढ़ में सब लोग बहुत खुशी से रह रहे थे, वहां पर एक डाकू आ जाता है। चारों तरफ डाकू का आतंक यानी कि भय फैल जाता है। लोग मतलब त्राही त्राही करने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इससे जो मंत्री और परेशान हो जाता है। वो जगह जगह अपने सैनिकों को रखवाली के लिए रख देता है। लेकिन जो डाकू था वो बहुत तेज था, क्या करता है, आज यहाँ डाका डाला तो 3-4 दिन बाद ऐसी जगह पर डाका डालता जो कि एक जगह डाका डाली गई जगह से 20 कोस की दूरी पर होती है। वह अपने दल के साथ अचानक भूत की तरह प्रकट होता और आनन फानन में लूटपाट करके पलक झपकते ही गायब हो जाता। मतलब एकदम से अचानक से आ जाता, जैसे कि भूत आ गया हो कोई, और जल्दी जल्दी में बहुत सारी लूटपाट करता, लूटता और फिर गायब हो जाता था। तैनात पहरेदार और सैनिक तो बस देखते ही रह जाते। तो जितने भी जो सैनिक थे वो जो तैनात कर रखे थे ना, वो देखते ही रह जाते। गिर जाने पर भी वह ऐसे गायब हो जाता मानो उसे धरती निकल गई हो। मतलब अगर उसे सैनिक चारों तरफ से घेर लेते तब भी ऐसे गायब होता था कि मानो उसको धरती ही खा गई हो, मतलब कहीं दिखाई ही नहीं देता था। राजा ने सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने मंत्री को बुलाया और डाकू के आतंक को समाप्त करने का आदेश दिया। जब ये बात राजा तक पहुंचती है तो उसके भी चेहरे पर भी चिंताएं आ जाती है। वो मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि किसी भी तरीके से इस जो डाकू का जो डर है वो समाप्त करो। एक दिन तो डाकू ने कमाल ही कर दिया। उसने ठीक राजमहल के सामने एक साहूकार के यहाँ डाका डाला। जब तक लोग सावधान हो और सैनिक वहां पहुंचे तब तक तो डाकू 9-2-11 हो गया। एक दिन तो डाकू ने हद ही कर दी। क्या करा उसने, राजमहल के सामने, राजा के महल के सामने ही एक साहूकार रहता था, वहां पर उसने लूटपाट की और जब तक लोग सावधान होते, सैनिक आते, तब तक तो वो गायब ही हो गया। यह देख राजधानी में भी जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए गए, पर इससे क्या होना था, अगले ही दिन
उसने एक और साहूकार के यहाँ डाका डाला। फिर और ज्यादा मतलब घेराबंदी बढ़ा दी गई, सैनिक तैनात कर दिए गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन फिर वो एक और साहूकार को लूट लेता। साहूकार यानी कि जो धन के लेन देन का काम करते हैं, उसको लूट लेता है। इस समाचार से राजा बहुत चिंतित हो उठा। उसने मंत्री को आज्ञा दी कि जैसे भी हो डाकू को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। मंत्री ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। अब राजा को और चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है। उसने फिर मंत्री को आज्ञा दी कि जल्दी से पकड़ो इस डाकू को। तो मंत्री क्या करता, उसने सैनिक बढ़ा दिए। कुछ दिन तो शांति रही, परंतु जब डाकू ने एक ही रात में 4 जगह डाका डाले तो प्रजा में त्राही त्राही मच गई। यह देख मंत्री ने प्रत्येक गांव में चुने हुए सैनिक तैनात कर दिए। वे नौजवानों को लाठी तलवार चलाना सिखाने लगे। डाकुओं को देखते ही उन्हें कैसे घेरा जाए, उन पर कैसे हमला किया जाए, दूसरे स्थानों के लोगों को कैसे सावधान किया जाए, आदि बातों का प्रशिक्षण जनता को दिया जाने लगा। वो तो कुछ दिन तो बहुत आराम से शांति रहती है जब सैनिक बढ़ाते हैं, लेकिन फिर वही होता है। एक दिन क्या होता है, रात के समय 4 जगह एक साथ डाके पड़ जाते हैं। तो इससे जो प्रजा है वो बहुत शोर करने लगती है, त्राही त्राही मचाने लगती है कि हमें बचाओ हमें बचाओ। तो फिर ये क्या करता है बताओ बच्चों मंत्री, वो ना हर गांव में कुछ चुने हुए सैनिकों को रख देता है, जो वहां के लोग थे उनको लाठी तलवार चलाना सिखाते थे, और ये भी बताते थे कि अगर उनको डाकू उन पर हमला करे तो उसे कैसे घेरे और दूसरे लोगों को कैसे सावधान करें। ये सब वो प्रशिक्षण दे रहे थे, ये सब सिखा रहे थे जनता को। गांव गांव में रक्षक दल बन गए थे। मंत्री गांव गांव में जाकर रक्षक दलों का निरीक्षण करता और लोगों का साहस बढ़ाता। अब हर गांव में रक्षा करने वाले जो समूह थे वो हो गए थे। मंत्री भी हर गांव में जाता, जो रक्षक दल थे उनका निरीक्षण करता, मतलब उनकी जांच पड़ताल करता, उनकी हिम्मत बढ़ाता था। अब हमीरगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था, प्रत्येक व्यक्ति सावधान था। गांव वाले रात में भी बारी बारी पहरा देने लगे। आसपास के गांव के लोग मिलजुल कर महत्वपूर्ण मार्गों पर गश्त लगाने लगे। कुछ दिन तक तो लूटपाट की कोई घटना नहीं हुई। लोगों ने समझा कि डाकू डर गए हैं, परंतु यह उनका भ्रम था। तो क्या हुआ, अब हर जगह गांव में रक्षक दल थे, तो हर व्यक्ति एक तरीके से सैनिक ही था गांव का। हर कोई सावधान रहता था। गांव में भी क्या करते थे, लोग बारी बारी से पहरा देते थे। सब गांव वाले मिलकर जो महत्वपूर्ण मार्ग थे जहां से चोर डाकू आ सकते थे उन पर भी पहरा दिया करते थे, मतलब घुमा करते थे रात के समय भी। बहुत दिनों तो कोई घटना नहीं होती। अब तो लोगों को लगने लगा था कि शायद डाकू हमसे ही डर गए हैं, और लेकिन ये उनके भ्रम था, मतलब ये उनकी भूल थी। एक दिन गांव में फिर डाका पड़ गया। सूचना मिलते ही गांव के रक्षक दल ने डाकुओं को घेर लिया, परंतु वे तो अंधेरे में जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। कुछ लोगों ने उस मार्ग को जा घेरा जहां से डाकुओं के गुजरने की संभावना थी। तो जैसे ही पता चला, एक दिन क्या होता है कि डाकू आते हैं, डाका पड़ता है, तो जैसे ही ये सूचना गांव वालों के जो रक्षक दल थे, जो रक्षा करने वाले समूह थे उनको मिलती है, वो उनको घेर लेते हैं। लेकिन जो अंधेरे में जैसे ही आए थे ना डाकू, वैसे ही गायब हो जाते हैं, जाने लगते हैं। तो लोग जाकर उस रास्ते को घेरते हैं जहां से डाकू जा सकते थे। जैसे ही डाकू उधर से गुजरे, वे तो ऐसे गायब हो गए जैसे आए थे। तो लोगों ने उस रास्ते को जब वो घेर लिया कि जहां पर वो डाकू जा सकते थे, तो जैसे ही डाकू उधर से निकले, लोग उन पर टूट पड़े। डाकुओं ने बचकर बगल से निकलना चाहा कि उधर से भी गांव वालों ने उन्हें ललकारा। जब डाकू पूरी तरह घिर चुके थे, बच निकलने की कोई संभावना न देख डाकू दल ने आत्मसमर्पण कर दिया। आनन फानन में उन्हें रस्सियों से जकड़ दिया गया। यह देखकर सभी लोग प्रसन्नता से नाच उठे। तो उस मार्ग में लोगों ने घेर लिया। डाकू ने हर तरीके से भागने का प्रयास किया, लेकिन गांव वालों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तो फिर डाकू दल आत्मसमर्पण कर देता है, मतलब गांव वालों के अपने आप को गांव वालों के हवाले कर देते हैं। तो जल्दी से उसे रस्सियों में बांध लेते हैं और यह देखकर बहुत खुश होते हैं कि हमने डाकुओं को पकड़ लिया। लोगों ने डाकुओं को रात में राजधानी पहुंचा दिया। राजा को पता चला तो उसने चैन की सांस ली। राजा ने सोचा कि मंत्री ने डाकुओं को पकड़ ही लिया। अगले दिन आम दरबार लगा। डाकुओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो रात में ही राजधानी पहुंचा दिया जाता है उन डाकुओं को, और जब राजा को पता चलता है कि तो उन्हें बहुत संतोष मिलता है, कहता है कि चलो मंत्री ने डाकुओं को पकड़ लिया। अगले दिन दरबार लगता है और डाकुओं को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, भीड़ थी। रस्सियों में जकड़े डाकू दरबार में ला गए। डाकुओं के सरदार ने चेहरा ऊपर
उठाया तो लोग एकदम चौंक उठे, मानो अंधेरे में भूत देख लिया हो। तो जो डाकुओं का सरदार था ना, जब वो अपना चेहरा ऊपर करता है तो लोग उसे देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे भूत देख रहे हो। राजा ने देखा तो क्रोध से उनका चेहरा तमतमा उठा, गरज कर बोला, तुम नीच कपटी डाकुओं का सरदार और नहीं स्वयं मंत्री था। तो जब राजा ने देखा तो गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया, बिल्कुल तमतमाने लगा। वो कहने लगे, नीच कपटी डाकुओं का सरदार कोई नहीं था, वो तो मंत्री था। नीच पाखंडी, तुम्हारी करतूत थी है। राजा क्रोध से कांपते हुए बोला, तुमने विश्वासघात किया, तुम प्रजा के रक्षक नहीं भक्षक निकले। तुम्हें धन की आवश्यकता थी तो मुझसे मांग लेते, क्या दंड दिया जाए तुम्हें बोलो। तो कहते तुम पाखंडी हो, धोखेबाज हो, नीच हो, तो तुम्हारी ये सारी बुरी कार्य थे। और तुम तो गुस्से से बोल रहा था राजा कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो प्रजा की रक्षा करने वाले ही नहीं, तुम तो उनका बुरा करने वाले निकले, भक्षक निकले। और तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। अब तुम्हें क्या सजा दी जाए? प्राण दंड, मंत्री को प्राण दंड दिया जाए महाराज, उसने देश से विश्वासघात किया है। जनता के क्रोध का पार न था। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, इनको मृत्यु दी जाए, मृत्यु दी जाए, इन्होंने धोखा दिया है। सभी लोग गुस्से में थे। मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा और कड़क कर बोला, बोल पाखंडी, क्या दंड दिया जाए। तो जो मंत्री था उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजा को क्रोध में मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा, क्या दंड दूं मैं तुझे धोखेबाज। मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, मैं समझता हूं कि महाराज मेरा रहस्य समझ गए होंगे, पर यदि दंड ही देना है महाराज तो पहले घर से लुटा हुआ धन मंगवाकर जिसका है उसे लौटा दीजिए, फिर जो दंड देना चाहे दीजिए। तो बहुत शांति के साथ उत्तर दिया कि मुझे तो लगा कि आप मेरा, क्या कहते हैं मंत्री, मैं समझता था कि आप मेरा राज जान गए होंगे, अगर आप मुझे सजा देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन पहले मेरे घर से जो मैंने लूटा है धन उसको मंगवा लो और जिसका उसे दे दो। मंत्री का रहस्य भरा उत्तर सुनकर राजा चक्कर में पड़ गया। वह अधीर होकर बोला, फिर क्यों लूटा तुमने प्रजा को? क्या मेरे राज्य में, क्यों मेरे राज्य में यहाँ तक मचाया? क्या उद्देश्य था तुम्हारा इसमें? क्या चाहते थे तुम? प्रजा की भलाई, मंत्री ने सहजता से उत्तर दिया। तो मंत्री ने जब ये मतलब रहस्य से भरा हुआ उत्तर दिया ना, तो राजा को भी चक्कर आने लगे। वो बेचैन होकर बोला कि तुमने क्यों लूटा है प्रजा को? तुमने क्यों मेरे राज्य में ये डर फैलाया? इसमें क्या तुम्हारी नियत थी और तुम क्या चाहते हो? तो वो कहने लगा, जो मंत्री कहता है कि बहुत आराम से कहता है, मैं प्रजा की भलाई चाहता था। प्रजा की भलाई, प्रजा को लूट कर राज्य की शांति भंग करके क्या कहना चाहते हो तुम? क्रोध के साथ राजा को आश्चर्य भी कम न था। तो प्रजा की तुम भलाई चाहते हो, भला चाहते हो, उसे लूट कर ही प्रजा की शांति जो रह रही थी प्रजा शांति से, उसको खत्म करके क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आश्चर्य था उसकी बातों में। हाँ महाराज, मंत्री ने शांति से उत्तर दिया, यदि मैं ऐसा न करता तो प्रजा में स्वयं अपनी रक्षा करने की शक्ति कैसे आती? बिना सैनिकों की सहायता के लोग एक चालाक डाकू को कैसे पकड़ पाते? कहते अगर मैं ऐसा ना करता तो प्रजा कैसे स्वावलंबी बनती, अपनी रक्षा खुद करना कैसे सीखती, और बिना सैनिकों की सहायता से वो चालाक डाकू को कैसे पकड़ पाते? सभी गांवों में तो सैनिक नहीं रखे जा सकते, फिर प्रजा केवल सैनिकों के भरोसे क्यों रहे? अपनी रक्षा स्वयं करें, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं, हम सब में सैनिक तैनात नहीं कर सकते, तो सैनिकों के भरोसे रहना गलत है, अपनी रक्षा स्वयं करो। महाराज, मुझे संतोष है कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ। अब मुझे विश्वास है कि अमीरगढ़ की ओर आंख उठाकर देखने का साहस कोई नहीं कर सकता। कहते मुझे शांति है, चैन है कि मैं जो चाहता था वो कर पाया। अब मुझे भरोसा है कि अमीरगढ़ की ओर कोई भी आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, किसी की इतनी हिम्मत ही नहीं है। अब राज्य का प्रत्येक नौजवान सैनिक है, प्रत्येक गांव में रक्षक दल है, कि जितने भी नौजवान है सभी सैनिक बन गए, सभी सिपाही हैं, हर गांव में एक रक्षा करने वाला समूह है। मुझे खेद है कि प्रजा को अपनी रक्षा आप करने की शिक्षा देने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। मुझे इस बात का दुख है कि प्रजा को यह शिक्षा देने के लिए कि तुम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो, मुझे ये नाटक खेलना पड़ा। महाराज, जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। जन समुदाय मंत्री की जय जयकार कर उठा कि आप मुझे जो भी सजा देना चाहेंगे मैं स्वीकार करता हूँ, सिर्फ दे दीजिए आपसे। तो राजा हंसते हुए मंत्री को अपने गले से लगा लेते हैं और सारे लोग, पूरी जनता मंत्री की जय जयकार के नारे। तो बच्चों, ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, दूसरों पर भरोसा करना गलत है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। प्रजापालक, प्रजा का पालन करने वाला।
दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला, आतंक, भय, डर, त्राही त्राही परेशान होकर बचाव के लिए पुकारना, आनंद फानन, शीघ्रता, 9-2-11 होना, भाग गया, प्रशिक्षण देना, किसी काम को करने का तरीका सिखाना, निरीक्षण, मुआयना, जांच पड़ताल, भ्रम, धोखा, सूचना, संदेश, आत्मसमर्पण, स्वयं को किसी के हवाले करना, चेहरा तमतमा उठा, गुस्से में चेहरा लाल पड़ गया, पाखंडी, धोखेबाज, विश्वासघात, धोखा, प्राणदंड, मृत्यु की सजा, अधीर, बेचैन, सहजता, शांति से, संतोष, चैन। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं पाठ का अभ्यास कार्य करने, जो कि है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। राज्य का नाम क्या था? हमीरगढ़, समीरगढ़, रामगढ़, विजयनगर। तो राज्य का नाम था हमीरगढ़। दूरदर्शी कौन था? राजा, मंत्री, डाकू, राजगुरु। तो मंत्री था दूरदर्शी। डाकू ने राजमहल के सामने किसके घर पर डाका डाला? मंत्री के, पंडित के, ठाकुर के, साहूकार के। तो वह साहूकार के घर पर डाका डालता है। ग्रामीणों को लाठी तलवार चलाना किसने सिखाया? राजा ने, सैनिकों ने, डाकू ने, मंत्री ने। तो ये सैनिकों ने सिखाया था, मंत्री ने इन्हें आदेश दिया था। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया, सजा दी, नौकरी से हटा दिया, सभी गलत। तो गले से लगा लिया था। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों से उन्हें पूरा करना है। करते हैं। हमीरगढ़ का राजा बहुत वीर तथा प्रजापालक था। राज्य में एक डाकू ने आतंक फैला दिया। राजधानी में जगह जगह सैनिक तैनात कर दिए। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। मंत्री ने देश के साथ क्या किया है? विश्वासघात किया था। मुझे क्या है? मुझे संतोष है कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ। सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है। करते हैं। हमीरगढ़ का राजा निर्दयी व क्रूर था। गलत। व प्रजापालक और वीर था। हमीरगढ़ में एक डाकू ने आतंक फैला दिया था। बिल्कुल सही। मंत्री हमेशा चिंता में रहता था। बिल्कुल सही। डाकू को राजा ने पकड़ा नहीं, गांव वालों ने पकड़ा था। मंत्री ही डाकू था। बिल्कुल सही। राजा ने मंत्री को गले लगा लिया। बिल्कुल सही। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। यहाँ 2 कॉलम है, और बा हमें मिलान करना है। करते हैं। प्रजापालक कौन था? राजा। डाकू कौन था? मंत्री। गांव में क्या हो गया था? रक्षक दल बन गए थे। मंत्री कैसा था? दूरदर्शी था। प्रजा में त्राही मच गई थी। डाकू दल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से स्वावलंबन का पाठ पढ़ा, साथ ही साथ यह भी जाना कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, दूसरों पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।